अब सेक्शन नंबर 20 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है ओरल एडमिशंस के बारे में। अब हमको पता होना चाहिए, आगे जाके हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए और बी के बीच में एंटर अपॉन हो चुका है। ओके, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में एंटर अपॉन किया गया, दोनों ए और बी ने अपने अपने साइन करे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी जो भी कंटेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को 100 केजीज ऑफ राइस देगा एंड इसके बदले बी ए को सपोज 10,000 रुपीज देगा। ओके, और ये चीज दोनों पार्टी से साइन करी है। अब इस पर्टिकुलर केस में कोई भी पार्टी जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इससे कोई दूसरी बात वो नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर बी यहाँ पे बोलता है कि मैंने 10,000 रुपीज नहीं बल्कि 5,000 रुपीज देने का बात करा था। ओके, तो यहाँ पे बी ये चीज नहीं बोल सकता बिकॉज यहाँ पे ओरल एविडेंस वो नहीं दे सकता है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में लिखा है कोर्ट उसी को मानेगा। बी अगर कोई भी ओरल स्टेटमेंट यहाँ पे करेगा कि मैंने 10,000 रुपए नहीं 5,000 रुपीज देने की बात करी थी, तो इस स्टेटमेंट को कोर्ट रेलेवेंट नहीं मानेगा। अब सेक्शन नंबर 20 में आप देखोगे कि ओरल एडमिशंस के बारे में बात हुई है। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि अगर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दोनों पार्टीज ने एंटर अपॉन कर चुकी है तो यहाँ पे ओरल एडमिशंस आप उस कंटेंट के ऊपर नहीं कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि कौन से सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पे ओरल एडमिशंस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे पहला एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस के ऊपर ही क्वेश्चन है, यानी हमको ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फिर नहीं है। अगर ऐसी बात चल रही है तो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर ओरल एडमिशन कर सकते हो। तो ये पहला हमारा एक्सेप्शन हो गया। सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पे गिवन है कि अगर कोई भी पार्टी यहाँ पे प्रूव कर दे कि हम इस केस में सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अलाउड है। सेक्शन नंबर 16 में आप जाके देखोगे कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। तो कोई सिचुएशन में आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट की जगह सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था। अब वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सपोज अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक में वो डॉक्यूमेंट खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 60 के अगर रूल्स आप पूरे करते हो तो आप यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी अगर करा रखी थी आपने तो फोटोकॉपी आप दे सकते हो कोर्ट में एज अ पीस ऑफ एविडेंस। ओके, तो यहाँ पे भी गिवन है कि ओरल एडमिशन आप तब दे सकते हो जब आप प्रूफ कर दो कि इस केस में मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूं। ओके, अब जो हमारा सेक्शन नंबर 20 है यहाँ पे वो पुरानी एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 22 में गिवन था। ओके, अब सेक्शन नंबर 21 के ऊपर हम आते हैं। अब जो हमारी पुरानी एविडेंस एक्ट थी उसका सेक्शन नंबर जो 23 था वो सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता था। ओके, अब यहाँ पे बात करी गई है सिविल केसेस के बारे में। ओके, आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 21 जो है वो सिर्फ सिविल केसेस में लगेगा, क्रिमिनल केस में सेक्शन नहीं लग सकता। ओके, अब सेक्शन नंबर 21 को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आगे जाके फॉर एग्जाम्पल ए जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, जो उसका पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं निभाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट ए हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ए जो है वो बी को लेटर लिखता है कि मैं मानता हूं कि मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें मान जाता हूं। यहाँ पे ए एडमिशन करे लेटर में, लेकिन वो बी से बोलता है कि आपको मैं कुछ इसके बदले पैसे दे देता हूं या आपको मैं कुछ कंपनसेशन दे देता हूं, लेकिन आप कोर्ट में जाके केस फाइल मत करना। तो यहाँ पे ए जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो भी इस लेटर में ए एडमिशन कर रहा है, ये जो एडमिशन है ये आप ए के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो और ये हमारा रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 21 का बेनिफिट ए को मिल जाएगा। ओके, अगेन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ सिविल केसेस पे ही ये सेक्शन लगेगा,
क्रिमिनल केस में अगर आप ऐसा कोई भी एडमिशन कर रहे हो तो वो आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। ओके, अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है यहां पे गिवन है कि अगर एक एडवोकेट को एक क्लाइंट आके अपना कोई भी बात बताता है, ओके, तो उसको जो एडवोकेट है आगे जाके डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारे एडवोकेट हैं इनको अलाउड नहीं है कि इस एडमिशन को वो पब्लिक कर दें या फिर कोर्ट के सामने ये चीज उनको बता दें। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी सेक्शन नंबर 21। अब हम आते हैं कन्फेशन के ऊपर। हमको याद रखना चाहिए कि जो हमारा कन्फेशन होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एडमिशन ओनली। अगर एक एडमिशन को आप कर रहे हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप एडमिशन को कर रहे हो तो हम उसको कन्फेशन मान लेंगे। ओके, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एडमिशन किस किस केसेस में कन्फेशन बन जाता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 22 के ऊपर हम आते हैं। जो हमारा पुराना एविडेंस सेट था उसमें सेक्शन नंबर 24, 28 और 29 जो है वो तीनों के दिनों यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 24, 28 एंड 29 जो है वो तीनों को मर्ज करके हमें सेक्शन नंबर 22 बना दिया गया। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आपसे जो कन्फेशन है वो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोवर्जन या प्रॉमिस करने के बाद आपसे लिया गया है तो यहाँ पे जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट नहीं होगा। कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 22 अगर उसको आपने थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट या फिर कोवर्जन के थ्रू ऑब्टेन किए। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने बी को थ्रेटन किया एंड इसको बोला कि अगर तू यहां पे कन्फेशन नहीं देगा तो आई विल बीट यू। ओके, अब इन दिस केस बी जो है हमारा वो कन्फेशन कर देता है तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 बोलता है कि जो बी का कन्फेशन है वो इररिलेवेंट होगा। हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 22 जो है वो तभी लगेगा जब कोई भी पर्सन कन्फेशन कर रहा है किसी अथॉरिटी को। फॉर एग्जाम्पल पुलिस को कर रहे हो, जज को कर रहे हो या फिर किसी भी अथॉरिटी वाले पर्सन को आप कन्फेशन कर रहे हो तभी हमारा सेक्शन नंबर 22 अप्लाई होगा। अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को कन्फेशन कर रहे हो, एक प्राइवेट पर्सन को, सपोज एक पर्सन है वो बी को कन्फेशन कर रहा है एंड बी उसका दोस्त है और यहाँ पे बी ने उसको थ्रेटन किया था, थ्रेटन करने के बाद ए ने कन्फेशन किया तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे बी जो है हमारा वो कोई अथॉरिटी नहीं है, एक प्राइवेट पर्सन है वो। ओके, एक बार हम सेक्शन नंबर 22 को रीड करते हैं। A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by an inducement, threat, coercion or promise having reference to the charge against the accused person। यानी जो भी हमें थ्रेट वगैरह मिल रहा है वो चार्ज से रिलेशन में मिलना चाहिए। सपोज ए के ऊपर मर्डर के एलिगेशन लगे हुए हैं और जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो एक्यूज को थ्रेटन कर रहे हैं, वो एक्यूज को यहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं कि जो थेफ्ट का चार्ज उसके लिए कन्फेस कर दे। अब मर्डर का केस है लेकिन आप थेफ्ट के चार्ज के लिए कन्फेस करवा रहे हो तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 नहीं लगेगा। जो हमारा कन्फेशन हो रहा है उसका लेना देना होना चाहिए चार्ज से, तो हमको सेक्शन नंबर 22 में ये चीजें याद रखनी है। अगर आप थ्रेट, इंड्यूसमेंट या फिर प्रॉमिस करके कोई भी कन्फेशन करवा रहे हो तो उस कन्फेशन को हम इररिलेवेंट मान लेंगे। ओके, अब इसके प्रोवाइजो के ऊपर हम आते हैं। जो प्रोवाइजो है ये पहले सेक्शन नंबर 28 में गिवन था। अब यहाँ पे गिवन है इसमें प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीन फुल्ली रिमूव्ड, इट इज रिलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, इनको एक पुलिस ऑफिसर थ्रेटन करते हैं या ए को हम पुलिस ऑफिसर मान लेते हैं, ये बी को थ्रेटन करते हैं कि तो इस पर्टिकुलर केस में कन्फेशन कर दे। अब यहाँ पे जब ये थ्रेटन किया गया उसके 10 डेज के बाद जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं ये रिटायर कर जाते हैं, इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो भी थ्रेट है वो अब एंड हो चुका है। ओके, वो खत्म हो चुका है। अब 10 डेज के बाद सपोज 15th डे को जो हमारे बी हैं वो एक कन्फेशन कर देते हैं तो यहां पे हम बोलेंगे जो ये कन्फेशन है इसको हम रेलेवेंट मान लेंगे बिकॉज यहां पे जो थ्रेट है वो ओवर हो चुका है।
जो पुलिस ऑफिसर थ्रेटन कर रहे थे वो तो रिटायर कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो भी कन्फेशन अब बी करेगा वो रिलेवेंट माना जाएगा। ओके, अब प्रोवाइडेड फर्दर के ऊपर हम आते हैं। जो हमारा सेकेंड प्रोवाइजो है, ये पुराना सेक्शन नंबर 29 जो था एविडेंस एक्ट का, वहां पे गिवन था। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप जो कन्फेशन है वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में करो या फिर डिसेप्शन प्रैक्टिस करके करो, या फिर आप तब करवाओ उससे जब जो पर्सन कन्फेशन कर रहा है वो ड्रंक था। सपोज एक पर्सन है एक पर्सन है, ये ड्रंक था। जब ये ड्रंक था, जब इसने पी हुई थी, तब बी ने इससे एक कन्फेशन निकलवा लिया, तो यहाँ पे जो कन्फेशन है ये वैलिड माना जाएगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 29 बोलता है। यहाँ पे एक और चीज बोली हुई है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसको बी ने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी तू कन्फेशन मेरे को करेगा इसको मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और इस प्रॉमिस करने के बाद ये एक्चुअली में कन्फेशन कर देता है। यहाँ पे जो कन्फेशन है ये रेलेवेंट माना जाएगा, इसको आप इररेलेवेंट डिक्लेयर नहीं करोगे एज पर सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन नंबर 22। ओके, और आप अगर जो पर्सन है उसको डिसीव करके, इसको आप झांसा देके कन्फेशन ले रहे हो, तो यहां पे भी कन्फेशन को आप रेलेवेंट मानोगे। ओके, यहां पे एक और चीज गिवन है कि अगर सपोज बी एक पर्सन है, इसने ऐसे कन्फेशन ले ली है, लेकिन इसने कन्फेशन लेने से पहले ए को वार्न नहीं किया, तो यहां पे कन्फेशन को आप इररिलेवेंट नहीं मानोगे। यहाँ पे कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा इवन इफ यहाँ पे वार्निंग नहीं दी गई है। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे, जब हम न्यू सीआरपीसी पढ़ेंगे वहां पे हम कन्फेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कन्फेशन होता है इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर आप एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर रहे हो तो वहां पे वो मैजिस्ट्रेट को वार्न करना पड़ेगा। इन दैट केस अगर उन्होंने वार्न नहीं किया तो कन्फेशन आगे जाके आप इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो हमारा स्पेशल रूल है इन सीआरपीसी, एंड हमको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जो भी हमारा स्पेशल रूल होता है इट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल रूल। ओके, अब सेक्शन नंबर 23 के ऊपर हम आते हैं कि जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट था उसका सेक्शन नंबर 25, 26 और 27 को कंबाइन करता है, यानी 3 के जगह अब एक सेक्शन हमको गिवन है, सेक्शन नंबर 23। अब यहां पे बात करी गई है कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर के बारे में। क्लॉज 1 इसका बोलता है कि अगर आप एक पुलिस ऑफिसर को, जो हमारे एक्यूज्ड हैं, अगर वो एक पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन करते हैं तो उस कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये जो कन्फेशन हो रहा है इसको आगे जाके प्रूफ किया नहीं जा सकता। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन कर रहे हो तो एक कन्फेशन को आप आगे जाके प्रूफ नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे आपको क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में याद रखना है कि क्लॉज 1 में एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर के सामने आप कन्फेशन कर रहे हो, और यहां पे जरूरी नहीं है कि पुलिस स्टेशन में या पुलिस लॉकर रूम में आप ये कन्फेशन कर रहे हो। लेकिन क्लॉज 2 ऊपर तभी लगेगा जब आप पुलिस की कस्टडी में, यानी सपोज पुलिस ऑफिसर में, या फिर सपोज एक्यूज को जो पुलिस ऑफिसर है वो जेल तक लेके जा रहे हैं, इस दौरान गाड़ी में इन्होंने कन्फेशन कर दिया, तो यहां पे भी हम बोलेंगे दैट एक्यूज्ड वाज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो क्लॉज 2 में हम मानेंगे कि इस कन्फेशन को आप आगे जाके प्रूफ नहीं कर सकते हो। अब जो पॉलिसी है बिहाइंड सेक्शन नंबर 23 वो ये है कि पुलिस ऑफिसर जो है उनके पास एक पोजीशन ऑफ पावर होती है, एंड वो उस पावर का यूज करके एक थ्रेटन करके एक्यूज को कन्फेशन निकलवा सकते हैं। एंड दैट इज वाई हमने रूल बनाया हुआ है कि किसी भी केस में हम पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन हो रहा है इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, अब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि अगर आपने पुलिस की कस्टडी में कोई कन्फेशन की है तो वो वायलेट तब होगा जब वो एक मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो रहा है। यानी अगर आप एक मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर रहे हो और यहाँ पे अगर एक्यूज जो है उस टाइम पुलिस कस्टडी में था, स्टिल आप इस कन्फेशन को आगे जाके प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो हमको यहाँ पे एक एक्सेप्शन गिवन है कि किस केस में पुलिस कस्टडी में भी कन्फेशन वैलिड माना जाएगा।
ओके, अब हम इसके प्रोवाइजो के ऊपर आते हैं। जिसका प्रोवाइजो है, ये पुराना जो एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 27 में गिवन था। जब हमने अभी क्लॉज 2 पढ़ा है, ये क्लॉज 2 सेक्शन नंबर 26 में गिवन होता था। अब प्रोवाइजो पढ़ते हैं। यहां पे डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को बोलता है कि मैंने सी का मर्डर किया। बी यहां पे हमारे पुलिस ऑफिसर है। ओके, तो यहां पे वो बोलता है कि मैंने सी का मर्डर किया। अब हमको पता है, अब इनमें रूल्स पढ़े हैं, इसमें गिवन है कि पुलिस ऑफिसर का आप कोई भी कन्फेशन कर रहे हो तो कन्फेशन को आगे जाके अप्रूव नहीं कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो मर्डर का कन्फेशन किया गया है बाय ए, इसको आप आगे जाके प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बोलता है कि जो भी वेपन है मर्डर का, सपोज एक आरी से मैंने, एक आरी जो होती है उससे मैंने सी का मर्डर किया है, एंड मर्डर करने के बाद इस आरी को मैंने एक डब्ल्यू के नीचे छुपा दिया। ओके, एक पार्क में एक डब्ल्यू बना हुआ है, इस डब्ल्यू के नीचे मैंने अपने मर्डर के वेपन को छुपा दिया। अब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं वो डब्ल्यू के नीचे जाते हैं एंड मर्डर के वेपन को वहां से वो ऑब्टेन कर लेते हैं, उसको वहां से वो निकाल लेते हैं। जो आरी होती है वो वहां से वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी डिस्कवरी स्टेटमेंट है, यानी ए ने बोला कि वहां से आपको मर्डर का वेपन मिलेगा, एंड अगर वहां से वो वेपन मिल जाता है तो ये स्टेटमेंट जो है, कन्फेशन का जो ये पार्ट है, इसको आप आगे जगह प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे पूरी की पूरी कन्फेशन को आप वैलिड नहीं कर रहे हो, सिर्फ जो डिस्कवरी का पार्ट है इसी को आप वैलिड कर रहे हो। अब यहाँ पे ए ने पूरी बात बोली थी कि मैंने सी का मर्डर किया है एंड जो मर्डर का वेपन है वो डब्ल्यू के नीचे मैंने छुपा दिया। तो इसमें से सिर्फ जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है, जो डब्ल्यू वाला पार्ट है, वो वैलिड होगा। लेकिन जो ए ने बोला है कि मैंने सी का मर्डर किया है, ये पार्ट आप वैलिड नहीं करोगे एंड इसको आप आगे जगह प्रूव नहीं कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 24 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड के बारे में। यानी फॉर एग्जांपल एक ट्रायल चल रहा है और यहाँ पे ए और बी का इकट्ठे ट्रायल चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में फॉर एग्जांपल ए जो है हमारे, इन्होंने कन्फेशन कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो ये कन्फेशन है ये ए के अगेंस्ट तो यूज हो ही सकता है। ये जो कन्फेशन है ये ए के अगेंस्ट तो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो बी है इनके अगेंस्ट भी ये कन्फेशन यूज हो सकता है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 24 बोलता है। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पे कि सेक्शन नंबर 24 तभी लगेगा जब दो एक्यूज्ड का इकट्ठे ट्रायल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर का केस है और यहाँ पे बोला हुआ है कि ए और बी ने मिलकर यहाँ पे मर्डर कमिट किया है, लेकिन जो ट्रायल है वो ए और बी का सेपरेटली चल रहा है। यानी ए का अलग ट्रायल चल रहा है और बी का अलग ट्रायल चल रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन नंबर 24 हमारा नहीं लगेगा, बिकॉज ए और बी का यहाँ पे जॉइंट ट्रायल नहीं हो रहा है। अगर ए और बी का यहाँ पे इकट्ठे ट्रायल चलेगा तभी हम बोल सकते हैं कि जो ए ने कन्फेशन किया था वो आप बी के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे जिसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, ये बोलती है कि अगर दो एक्यूज ने मिलके एक क्राइम कमिट किया है, सपोज एक पर्सन है, इसने अबेटमेंट की है मर्डर की और बी ने एक्चुअल मर्डर कमिट कर दिया, यानी ए ने बी को उकसाया है एंड बी ने उस उकसाने के चक्कर में मर्डर कर दिया। अब इस पर्टिकुलर केस में ए और बी का आप जॉइंट ट्रायल, इकट्ठे ट्रायल कर सकते हो। तो यहाँ पे अबेटमेंट और अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे हम आते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी एक पर्सन है, इनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है। ए और बी के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि इन्होंने इकट्ठे मिलकर मर्डर कमिट किया। अब यहाँ पे ए जो है वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन बी भगौड़ा हो जाता है, वो भाग जाता है। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप ए और बी का यहाँ पे इकट्ठे ट्रायल चलाते हो, यानी ए जो प्रेजेंट है एंड बी जो भाग चुका है, इन दोनों का आप यहाँ पे इकट्ठे ट्रायल चलाते हो, तो इसको भी आप जॉइंट ट्रायल मानोगे। तो यहाँ पे चीज हो सकती है कि अगर ए फॉर एग्जाम्पल कोई कन्फेशन देता है तो आप उसको बी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, इवन दो बी भाग चुका है, वो ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्टिल आप इस कन्फेशन को बी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 25 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि एडमिशंस जो है हमारे, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसने एडमिशन कर दिया कि हाँ मैंने मर्डर कमिट किया, तो यहाँ पे हमको चीज याद रखनी है कि इस एडमिशन को आगे जाके ए रिवर्ट भी कर सकता है, बिकॉज एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ओके, आगे जाके ट्रायल में वो बोल सकता है कि मैंने तो एडमिशन किया ही नहीं था। ओके, तो हमको ये चीज याद रखनी है कि कंक्लूसिव प्रूफ होता क्या है। अगर आप एक फैक्ट को मान लेते हो कि कंक्लूसिव प्रूफ है, तो आगे जाके कोई भी पार्टी इस फैक्ट को डिसप्रूव नहीं कर सकती है। तो हमको चीज याद रखनी है कि अगर आप एक फैक्ट को बोलते हो कि कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस आप एडमिट नहीं करवा सकते हो। ओके, अब जो हमारे सेक्शन नंबर 24 और 25 हमने पढ़ा है, ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 30 और 31 में गिवन था। ओके,